हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारी होने वाली है वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि टीआरई फर्स्ट एंड सेकंड में वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसी को देखते हुए हम टीआरई 3 की तैयारी करेंगे और जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है मिस्र की सभ्यता। ठीक है, तो मिस्र की सभ्यता को देखेंगे, जितने भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है जी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बीपीएससी के टीआरई 3 के लिए एसएसटी पोर्शन को कवर कर रहे हैं। ठीक है जी, जिसमें आपका 6 to 8 और 9 10 दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमारी है मिस्र की सभ्यता। ठीक है जी। तो इसकी जो मिस्र की सभ्यता की खोज का जो कारण माना जाता है वो किसको माना जाता है? तो नेपोलियन को। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट को मिस्र की सभ्यता का खोज का कारण माना जाता है। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं टॉपिक वाइज। तो इसका पहला पॉइंट है कि नेपोलियन बोनापार्ट के आक्रमण के कारण ही मिस्र की सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है जी। तो किसके कारण खोज हुई थी? नेपोलियन बोनापार्ट के कारण, आक्रमण के कारण मिस्र की सभ्यता की खोज हुई थी। ऐसा भी कहा जाता है, दूसरा पॉइंट है, ऐसा भी कहा जाता है कि एक शिलालेख 1798 में नील नदी के मुहाने पर मौजूदा रोजीटा नाम की इस जगह से नेपोलियन बोनापार्ट को मिला था। मतलब कहने का मतलब है कि जो एक शिलालेख मिला था नेपोलियन बोनापार्ट को, कहाँ से? तो नील नदी के मुहाने पे कौन सा जगह थी? तो रोजीटा नाम पर 1978 में नेपोलियन बोनापार्ट को क्या मिला था? शिलालेख मिला था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेपोलियन बोनापार्ट को शिलालेख कब मिला था? तो 1798 में। ठीक है जी। और वो जगह कौन सी थी? तो रोजीटा। ठीक है। अगला पॉइंट है कि मिस्र जो है वो इजिप्ट, उत्तर अमेरिका में स्थित एक देश है। मिस्र जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो इजिप्ट, उत्तर अमेरिका में स्थित एक देश है। यह उत्तर में भूमध्य सागर से और उत्तर पूर्व में गाजा पट्टी और इजराइल, और पूरब में लाल सागर, और पश्चिम में लिबिया या दक्षिण में सूडान से घिरा हुआ है। मतलब ये कैसे कैसे घिरा हुआ है? तो उत्तर में भूमध्य सागर से घिरा हुआ है, और उत्तर पूर्व में गाजा पट्टी और इजराइल से घिरा है, पूरब में लाल सागर से घिरा है, तो पश्चिम में लिबिया और दक्षिण में सूडान से घिरा हुआ है। ठीक है जी। तो मिस्र कैसे पूरा, मतलब इसके चारों ओर कौन कौन से देश हैं, इसमें भी, इस पॉइंट में वो भी कवर हो गया। ठीक है। अब इसकी स्थापना देखते हैं कब हुई। तो मिस्र साम्राज्य की स्थापना लगभग 3100 ईसा पूर्व हुई। कब हुई? तो 3100 ईसा पूर्व मिस्र की सभ्यता की स्थापना 3100 ईसा पूर्व। ठीक है। मिस्र के प्रथम राजवंश का प्रथम शासक जो था, मिस्र के प्रथम राजवंश जो था उसका प्रथम शासक कौन था? तो मेनिस था। कौन? मेनिस। 2180 से लेके 2040 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है जी। मिस्र का प्रथम राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो मेनिस। अच्छा, विश्व की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो विश्व की प्रथम महिला शासक थी प्राचीन मिस्र की रानी हेटशोटपुट। ठीक है जी। हेटशोटपुट कौन थी? विश्व की पहली महिला शासक थी, मिस्र की रानी। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि मिस्र के नील नदी की देन कहने वाला प्रमुख इतिहासकार कौन थे? तो प्रमुख इतिहासकार हरदोस थे। कौन थे? हरदोस। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन बना के, कि मिस्र की नील की देन, मतलब नील नदी की देन कहने वाले इतिहासकार कौन थे? तो हरदोस। अगला पॉइंट है, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि हम वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर हिस्ट्री, जिसमें हमने तीनों पोर्शन कवर करेंगे, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ठीक है जी। हमने उसकी कई वीडियो डाल भी रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अब वर्ल्ड हिस्ट्री हमने शुरू किया है और कंटिन्यू रहेगा। हमारा बीच में बहुत ज्यादा गैप हो गया, लेकिन कोई नहीं, अब इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जो गीजा स्थित विश्व प्रसिद्ध पिरामिड का निर्माता कौन था? जो गीजा में स्थित पिरामिड है उसका निर्माता कौन था? तो फराओ
चियोप्स जो था फराओ, वो किसका निर्माता था? तो पिरामिड का निर्माता था। और उसने कब निर्माण किया था इसका? तो 2589 से लेकर 2566 के मध्य, ईसा पूर्व के मध्य। ठीक है जी। अगला पॉइंट है कि अधिकांश पिरामिड का निर्माण जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? नील नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित ननफिस नगर में हुआ था। मतलब जो ननफिस नगर है वो कहाँ कहाँ पे स्थित है? तो नील नदी के दक्षिण किनारे पे स्थित ननफिस नगर में अधिकतर जो पिरामिड है उसका निर्माण किया गया था। ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अधिकांश पिरामिड कहाँ पे स्थित है, तो जगह भी पूछ सकता है। तो जगह क्या हो जाएगा? तो ननफिस नगर। और किस किनारे, किस नदी के किनारे? तो नील नदी के दक्षिण किनारे। ठीक है जी। तो ये सब जितने भी पॉइंट है ये सब इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के मध्य। तो एक बार इसको जरूर आप देखिए और इसको याद कीजिए। अब अगला पॉइंट है कि मिस्र सभ्यता के समय हुई विभिन्न राजनीतिक घटनाओं को देखते हुए मिस्र के राजनीतिक इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो जो मिस्र की सभ्यता है उसकी राजनीतिक घटनाओं को देखते हुए कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 3 भागों में। ठीक है जी। अब देखते हैं वो कौन कौन से भाग है। तो पहला भाग है पिरामिड युग। पहला भाग कौन सा है? तो पिरामिड युग है जो 3400 ईसा पूर्व से लेकर कब तक रहा? तो 2500 ईसा पूर्व तक रहा पहला। ठीक है जी। पहला युग कौन सा है? पिरामिड युग है 3400 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। दूसरा कौन सा युग है? तो दूसरा युग है सामंत शाही युग। सामंत शाही युग कौन सा है? सामंत शाही युग ये कब से है? तो ये है 2500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1800 ईसा पूर्व तक। ठीक है जी। अब तीसरा जो है वो नवीन साम्राज्य है, जिसका जो मतलब काल है, युग है, वो कब से कब तक है? तो इसका है 1580 से ईसा पूर्व से लेकर 1150 ईसा पूर्व। ठीक है जी। तो तीनों इसमें युग आ गए। पहला पिरामिड युग, दूसरा है समांत शाही युग और तीसरा है नवीन समाज युग। ठीक है जी। और तीनों के समय भी अवधि भी दे रखी है। तो पहला पिरामिड युग कब से कब तक है? तो 3400 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। दूसरा है समांत शाही युग जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक। और तीसरा है नवीन साम्राज्य युग जो है 1580 से लेकर 1150 ईसा पूर्व तक। ठीक है जी। अब देखते हैं पिरामिड युग को। तो पिरामिड काल का प्रथम शासक कौन था? मनीष था। इसी के समय में मनीष के वास्तविक राजनीतिक जीवन का श्री गणेश किया था। मतलब जो मिस्र में राजनीतिक जीवन का श्री गणेश किसने किया था? तो मनीष ने किया था। ठीक है जी। कहाँ पे? मिस्र में। पिरामिड युग की महत्वपूर्ण उपलब्धियां पिरामिड का निर्माण था, जिसको फराओ ने अपने को मृत्यु के उपरांत दफनाए जाने के लिए करवाया था। मतलब किसने कराया था? फराओ ने करवाया था। और क्या कहा था कि भाई मेरे मृत्यु के दौरान इसमें जब मैं मृत्यु होगी तो मेरे को किसमें दफनाया जाएगा? इसी में दफनाया जाए, पिरामिड में। ठीक है जी। अगला पॉइंट है कि 2500 ईसा पूर्व तक फराओ की शक्ति का पूर्ण ह्रास हो गया। मतलब उसकी शक्ति क्या हो गई? समाप्त हो गई। किसकी? 2500 ईसा पूर्व तक फराओ की जो जितनी भी शक्तियां थी राजनीतिक जो भी है वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। ठीक है जी। ह्रास हो गया मतलब समाप्त हो गई। अगला है समंत शाही युग एवं नवीन साम्राज्य। तो समंत शाही युग में मिस्र के उत्तर से हिक्सास जाति के आक्रमण करके मिस्र को पराधीन बना लिया था। तो जो सामंत शाही युग में क्या किया गया था? तो हिक्सास जाति जो थी, हिक्सास जाति, उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने जो मैनिस थे उसको आक्रमण करके उसको क्या किया? तो अपने पराधीन बना लिया गया। ठीक है जी। अगला है कि यूटमस प्रथम जो था, यूटमस प्रथम इस काल में 1545 ईसा पूर्व से लेकर 1524 ईसा पूर्व तक महान विजेता था तथा महारानी हतशीपुर 1501 ईसा पूर्व से लेकर 1489 तक प्रथम महिला शासिका थी। कौन थी वो? प्रथम महिला शासिका थी। महारानी को मंदिरों का निर्माण तथा व्यापार में अधिक रुचि थी। जो महारानी थी वो किसमें अधिक रुचि थी? तो मंदिरों के निर्माण में और व्यापार में अधिक रुचि थी। उसने कर्नक में
एक सुंदर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिस्र की जो रानी थी उन्होंने मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया, तो उन्होंने करवाया कर्नक में, सुंदर मंदिर का निर्माण। ठीक है जी। अगला पॉइंट है कि मिस्र के शासक फराओ कहलाते थे। जो मिस्र के शासक थे उनको क्या कहते थे, फराओ कहते थे। ठीक है। और लोग उन्हें ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। और लोग उन्हें क्या कहते थे, जो मिस्र के लोग थे वो क्या कहते थे, राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट है कि राजतंत्र देवी अवधारणा पर आधारित था। जो वहां का राजतंत्र था वो किस पर आधारित था, तो देवी अवधारणाओं पर आधारित था। राजतंत्र का पवित्र चरित्र ही राजा और प्रशासन का प्रतीक था। और जो उसका पवित्र चरित्र था वो किस पर प्रतीक था, तो राजा और प्रशासन का प्रतीक था। अगला पॉइंट है कि राजा और ईश्वर के बीच समान समान संबंध, मतलब राजा और ईश्वर के बीच संबंध स्थापित करने के लिए मिस्र का एक देवता का पुत्र जैसे उपाधियों का इस्तेमाल किया जाता था। जो मतलब राजाओं के लिए किस पद का इस्तेमाल किया जाता था, देवता का पुत्र। राजाओं को क्या करके बुलाया जाता था कि वो देवता का प्रतिनिधि निधि है, वो देवता का पुत्र है। उसको ईश्वर के समान माना जाता था, संबंधित माना जाता था। ठीक है जी। मिस्र में उस समय में राजा को बाज, होरस और आइसिस के पुत्र के रूप में भी पहचाना जाता था। तो राजा को बाज, होरस और आइसिस के पुत्र के मतलब जो उनके भगवान थे उनके रूप में, उनके पुत्र के रूप में भी जाना जाता था राजा को। अगला पॉइंट है कि मिस्र संस्कृति की न्याय प्रणाली धर्म पर आधारित थी। आधिकारिक तौर पर कानूनी प्रणाली का मुखिया फैरो था। फैरो जो उनका मतलब कानूनी जितनी भी प्रणालियां थी उनका मुखिया कौन था, तो फैरो था। मिस्र की सभ्यता जितनी भी संस्कृति थी वो किस पे आधारित थी, तो न्याय प्रणाली धर्म पर आधारित थी। ठीक है। और उसके जितने भी कानूनी प्रक्रिया थी उसका मुखिया कौन था, तो फैरो था। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि मिस्र के गांव छोटे कस्बों एवं शाही भूमियों में विभाजित थे। मिस्र समाज में 5 वर्गों में विभाजित किया गया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मिस्र को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था, तो 5 वर्गों में। पहला कौन सा वर्ग है, तो राज्य परिवार, दूसरा है सामंत, तीसरा है पुजारी, चौथा है मध्यम वर्ग तथा सर्फ और दास। ठीक है जी। मध्यम वर्ग में लिपिक, व्यापारी, कारीगर और स्वतंत्र किसान सम्मिलित थे। जो मध्यम वर्ग में कौन कौन सम्मिलित था, तो व्यापारी, कारीगर, स्वतंत्र किसान आदि सम्मिलित थे। और समाज में स्त्रियों को अत्यंत प्रतिष्ठा स्थान प्राप्त था। मतलब जो स्त्रियां थी उनको स्थान अधिक, मतलब प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। ठीक है। मैक्स मुलर के अनुसार किसी अन्य जाति ने स्त्रियों को उतना उच्च वैधानिक सम्मान प्रदान नहीं किया जितना मिस्रियों को ने। मतलब इनका कहने का मतलब था, मैक्स मुलर का मानना था कि मिस्र की नारियों को, जो नारियां थी, जितना उनका सम्मान मिलता था अदर और किसी को अन्य समाज में किसी भी वर्ग में स्त्रियों को उतना सम्मान नहीं दिया जाता था जितना मिस्र की महिलाओं को, स्त्रियों को सम्मान दिया जाता था। ठीक है जी। अगला पॉइंट है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को संपत्ति रखने, बेचने, अनुबंधन करने, विवाह आदि, तलाक करने, उत्तराधिकारी प्राप्त करने तथा तलाक में कानूनी विवादों को मुकदमा लड़ने का अधिकार प्राप्त था। ये तो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन हम पूरी कवर कर रहे हैं तो ये भी हमने इसमें ऐड कर लिया है। स्त्रियों एवं पुरुषों को लगभग उच्च वर्ग कई लोगों को आभूषण पहनने के अधिकार थे। संगीत, नृत्य, नटबाजी, पशु, जुआ आदि उनके लिए मनोरंजन के साधन थे। जो मनोरंजन के साधन क्या थे, संगीत, नृत्य, नटबाजी, पशु, जुआ आदि इनके मनोरंजन के साधन थे। किसके, मिस्र वासियों के। हाथी दांत जड़ित मेज और कुर्सियां का बहुमूल्य पर्दे एवं कालीन सामंतों के भवनों की शोभा बढ़ाते थे। जो मतलब जो भवनें थी राजा वजा के, उनके शोभा क्या बढ़ाते थे, तो हाथी दांत जड़ित मेज, कुर्सियां आदि उनकी शोभा बढ़ाते थे। अब वहाँ पे कृषि और पशुपालन भी होता था। उनकी मिस्र के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या था, तो उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। मतलब आपके नजर में क्या ये क्वेश्चन बन सकता है कि मिस्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो उनका मुख्य व्यवसाय था कृषि। जिस तरह सिंधु
घाटी सभ्यता के सिंधु नदी के समृद्ध बनाया, उसी तरह नील नदी मिस्रवासियों के लिए एक वरदान थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यताओं के लिए सिंधु घाटी एक वरदान थी, वैसे मिस्रवासियों के लिए नील नदी एक वरदान थी। मिस्र में खेती कार्य के लिए सिंचाई का इस्तेमाल भी किया जाता था। संभवतः सिंचाई व्यवस्था का आधार नील नदी थी। ठीक है, ये तो सिंपल सा है, इस पे इतना ध्यान मत दीजिए। इम्पोर्टेंट है, मतलब हमने थोड़ा बहुत जो भी है पूरा कवर किया है, जो इम्पोर्टेंट होगा वो तो हम आपको बता ही देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि मिस्रवासियों के प्रमुख देवता, हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि मिस्रवासियों के प्रमुख देवता रो मतलब सूर्य, ओसिरियम मतलब नील नदी और सिन मतलब चंद्रमा थे। उनके प्रमुख देवता कौन थे? सूर्य, नील नदी और चंद्रमा। मिस्र लोगों ने तारों एवं सूर्य के आधार पर अपना कैलेंडर बना लिया था। यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मिस्रवासियों ने तारे और सूर्य के आधार पर क्या बना लिया था? तो अपना कैलेंडर बना लिया था तथा वर्ष के 360 दिनों की गणना भी कर ली थी। तो मिस्रवासियों ने कितने दिन की गणना कर ली थी? तो 360 दिनों की उन्होंने गणना कर ली थी। ठीक है जी। मिस्रवासियों ने धूप घड़ी का आविष्कार भी कर लिया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने किसका आविष्कार कर लिया था? तो धूप घड़ी का उन्होंने आविष्कार कर लिया था। अपनी वरमाला विकसित करने के लिए उन्होंने पेपिरस वृक्ष के कागज का निर्माण भी कर लिया था। मिस्रवासियों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद शव में आत्मा का निवास करती है, अतः वह शव पर एक विशेष तेल का लेप करते थे। इससे सैकड़ों वर्षों तक शव का सड़ना नहीं था, मतलब सड़ता नहीं था जो था, मतलब मिस्रवासियों ने मृत्यु के बाद भी वो शव में आत्मा का निवास करती है, ऐसा वो मानते थे। ठीक है, इसलिए वो क्या करते थे कि वो शव पे एक विशेष प्रकार का लेप लगाते, तेल का लेप लगाते थे, जिससे क्या होता था कि शव जो था वो कभी सड़ता नहीं था। ठीक है जी, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। शवों की सुरक्षा के लिए समाधियां बनाई जाती थी, जिसे पिरामिड कहते थे। इस पिरामिडों में रखे शवों को मम्मी कहा जाता था। ठीक है जी, ये भी इम्पोर्टेंट है। पिरामिड 481 फीट ऊंचा और 755 फीट चौड़ा था। इसमें 2.5 टन के 23 लाख पत्थर से टुकड़े लगे हैं। ठीक है, पिरामिड के बाहर पत्थर पर एक विशालकाय नृसिंह की मूर्ति, जिसमें स्फिंक्स कहा जाता है, बनी है। ठीक है जी, कुछ इंपॉर्टेंट सन दिए हैं, जैसे इस 3000 ईसा पूर्व में मिस्र में दोनों भागों में का एकीकरण, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं। मिस्र वासियों को तांबे के अतिरिक्त अन्य धातुएं बाहर से मंगानी पड़ती थी। यह इम्पोर्टेंट है कि मिस्र वासियां क्या आयात करते थे? तो तांबे के अतिरिक्त जितने भी धातुएं हैं उनका वो आयात करते थे। चाहे क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि मिस्रवासी किसका आयात नहीं करते थे? तो वो तांबे का आयात नहीं करते थे। ठीक है जी, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मिस्रवासी लकड़ियों पर नक्काशी एवं कांच पर चित्रकारी कार्य से भी अवगत थे। तो मिस्रवासी किस पर अवगत थे, किस कार्य से? तो कांच और लकड़ी पे चित्रकारी नक्काशी के लिए, मतलब कांच पे चित्रकारी करने के लिए और लकड़ी पर नक्काशी करने से वो अवगत थे मिस्रवासी। वस्तु विनिमय का व्यापक रूप से विनिमय के माध्यम से वस्तु विनिमय का व्यापक रूप से विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता था। अरब और इथोपिया से उनको व्यापारिक संबंध थे। उनके व्यापारिक संबंध किससे थे? अरब से और इथोपिया से उनके व्यापारिक संबंध थे। सभ्यता के प्रारंभ काल में मिस्रवासी बहुदेवीवादी थे। कौन से थे? मतलब मिस्रवासी क्या थे? बहुदेवीवादी थे। किंतु साम्राज्यवादी युग में अखनाटक नामक फराओ ने एकेश्वरवाद की विचारधारा को महत्व दिया तथा सूर्य की उपासना अहम की। आकाश की कल्पना उन्होंने नुत नाम की देवी अथवा हथोर नाम की देवी के गो के रूप में की थी। मैफिक्स का प्रमुख देवता था। किसी प्राकृतिक शक्ति का देवीकरण, मतलब किसी प्राकृतिक शक्ति का देवीकरण न होकर कलाओं और कलाकारों का संरक्षण था। ठीक है जी, तो इसमें आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने मिर्च के जितने भी इम्पोर्टेंट
टॉपिक था उस सभी को कवर किया, जिसमें क्या है कि वो तांबा बाहर से आयात नहीं करते थे, वो वस्तु विनिमय के माध्यम का वो जानते थे, वो लकड़ी पे नक्शा बनाने से अवगत थे, कांच पे वो चित्रकारी से अवगत थे, वो शवों को रखने के लिए पिरामिड का निर्माण करते थे। ये सारे क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और एक एक पत्थर कितने टन के थे, तो 23 लाख टन के होते थे। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है जी। जिसमें उनका मिस्र वासियों का प्रमुख देवता कौन थे, तो सूर्य, नील नदी और चंद्रमा थे। वो किससे अवगत थे, तो धूप की घड़ी का उन्होंने आविष्कार किया था। 350 दिन की गणना कर ली थी एक वर्ष की, और तारे सूर्य के आधार पर उन्होंने अपना क्या बना लिया था, कैलेंडर बना लिया था। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उन्होंने पिरामिड का निर्माण किया, ठीक है जी। उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि था। ये सब सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमने आज की क्लास में कवर की। आज की क्लास में मिस्र सभ्यता से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, पॉइंट्स थे, उस सबको हमने कवर किया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक और वर्ल्ड हिस्ट्री का किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।